कच्चे तेल में भारी गिरावट से ग्लोबल बाजारों में घबराहट। डाउ 300 अंक टूटा, एसजीएक्स 1% नीचे, ब्रेंट क्रूड $38 के करीब। 5 साल की ऊंचाई पर पहुंची इंडस्ट्री की रफ्तार। अक्टूबर में आईपी ग्रोथ 9.8% पर पहुंची। आज डब्ल्यूपीआई सीपीआई के आंकड़ों पर नजर। 6 जनवरी तक दिल्ली में नई डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक। एनजीटी के फैसले पर ऑटो कंपनियों ने सरकार से मांगी सफाई। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। दिसंबर तिमाही में टीसीएस के कमजोर नतीजों की आशंका। चेन्नई में बाढ़ से काम पर असर, शेयर पर आज दिख सकता है दबाव। जीएसटी पर मतभेद दूर करने के लिए कांग्रेस के नेताओं से आज मिलेंगे वित्त मंत्री जेटली। कॉन्स्टिट्यूशन बिल में जीएसटी रेट शामिल करने पर सहमति बनाने पर होगा विचार। और 6 देशों से होने वाले कोल्ड रोल स्टील इंपोर्ट पर 57% तक लगी एंटी डंपिंग ड्यूटी। जिंदल स्टेनलेस, सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसी कंपनियों को मिलेगी राहत। और हफ्ते का पहला दिन बाजारों के लिए यह हफ्ता बेहद अहम, क्योंकि फेड की मीटिंग होने वाली है 15 और 16 दिसंबर को। लेकिन उससे पहले पिछले वीकेंड पर तेज गिरावट अमेरिकी बाजारों में और पूरे दुनिया भर के बाजारों में जबरदस्त बिकवाली का माहौल। भारतीय बाजार क्या ऐसे माहौल में 7500 को होल्ड कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। आज की कमजोरी में शॉर्ट करने के मौके हैं या फिर यहां पर की जाए खरीदारी, इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई। और कमाई के बेहतरीन मौके ऐसे बाजार में भी हमारे एक्सपर्ट्स आपको देने वाले हैं। manasjaiswal.com के मानस जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट्स के सीआईओ और हेड ऑफ रिसर्च अविनाश गुरक्षकर भी कुछ ही पलों में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन अनिल, देखिए, जब फेड की बैठक होने वाली होती है उससे पहले कुछ ग्लोबल इवेंट इस तरह के हो जाते हैं कि बुल्स के दिल में होप हो जाती है कि इस बार भी यार टल जाए तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, देखिए, पिछली बार चाइना क्या वजह थी और इस बार कच्चे तेल ने जिस तरह से गोता खाया है, पिछले एक ही हफ्ते में 10% की बड़ी गिरावट। डाउ 300 पॉइंट लुढ़का। ग्लोबल मार्केट्स बहुत कमजोर स्थिति में। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं कि इस वक्त कच्चा तेल पूरे दुनिया भर के बाजारों पर हावी होता हुआ दिख रहा है, मूड बिगाड़ रहा है, आर्थिक मंदी की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली अब बाजारों को डायरेक्शन फेड की मीटिंग से मिलने वाला है। कहीं भी इन सब घटनाओं के बावजूद ऐसा लग नहीं रहा कि फेड इस बार ब्याज दरें नहीं बढ़ाएगा। और काफी हद तक इक्विटी मार्केट, करेंसी मार्केट, कमोडिटी मार्केट उस लिहाज से अपने आप को एडजस्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो फेड की इस अहम बैठक के पहले जो करेंसी में दुनिया भर में गिरावट हो रही है, कमोडिटीज में जो दुनिया भर में गिरावट हो रही है, जिसमें कच्चा तेल भी शामिल है, और कच्चे तेल में स्पेशली गिरावट इसलिए भी ज्यादा हो रही है कि और ज्यादा सप्लाई बढ़ने का एक डर है दुनिया भर में, वो हावी होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है बाजार कहीं न कहीं इस मीटिंग के पहले अपने आप को एडजस्ट करते हुए दिख रहे हैं। हाँ, अब इंटरेस्टिंग ये होगा 15 और 16 को फेड की मीटिंग के बाद क्या कुछ होता है। 17 तारीख को सुबह हम यहां पर भारतीय बाजारों पर उसका रिएक्शन आते हुए देखेंगे। अब तक तो ये मानकर चलना चाहिए कि 16 दिसंबर को फेड की तरफ से ब्याज दरें बढ़ जाएगी, और अगर ऐसा होता तो एक बड़ी राहत की बात इस लिहाज से होगी कि बाजार पहले ही काफी कुछ कमजोर हो चुके हैं, इसे पचा चुके हैं। और दूसरी बात यह कि शायद उसके बाद आपके अनिश्चितता खत्म हो जाए तो बाजार राहत की सांस ले सके। लेकिन अब से लेकर फेड की मीटिंग तक हेमंत लगता है भारी उतार चढ़ाव और इस तरह के माहौल में हमें जीना पड़ेगा। बिल्कुल। और एसजीएक्स निफ्टी देखिए 70 अंक नीचे, बावजूद इसके जब आईपी का नंबर 9.8% पर आया हो। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद वो फिगर काफी अच्छी दिख रही थी, लेकिन आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी कोई राहत की सांस नहीं ले रहा है और आज बाजार काफी दबाव में खुलेंगे। 7600 के नीचे जाकर ओपनिंग होगी। अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं कि वो ऐसे बाजार में क्या करेंगे। मानस, हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए, आज भी क्या रैलीज में बिकवाली की राय होगी या गिरावट में खरीदारी करने का मूड बन रहा है? गुड मॉर्निंग हेमंत जी। देखिए, ट्रेंड तो बिल्कुल वीक है और जिस तरह हमने फ्राइडे के सेशन में गिरावट देखी है और निफ्टी ने 7600 के लेवल्स को इंटरडे सेशन में ब्रेक किया था, मैं समझता हूँ कि गिरावट अभी और बढ़ेगी। एटलीस्ट सितंबर के जो लो हम लोग पहले ही बात कर रहे थे 7540 के, निफ्टी वो तो टेस्ट कर ही सकता है। बट पैटर्न को देख के ऐसा लगता है कि अगर हम एक प्रोबेबिलिटी निकालें तो वो ज्यादा इस तरफ है कि 7540 के लेवल्स भी ब्रेक होंगे और निफ्टी कहीं ना कहीं 7410, 7420 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो मेरी राय में तो अभी भी उछाल पे बिकवाली करनी चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि आज अगर 60-70 पॉइंट नीचे निफ्टी ओपन होता है तो वहां पर बिकवाली करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपके स्टॉप लॉसेस काफी बड़े होंगे। अगर हम इंटरडे चार्ट देखते हैं तो वहां पे जो रेजिस्टेंस दिखता है वो करीब करीब 7650 से 7700, इस रेंज में बड़ा रेजिस्टेंस दिखता है। तो आपको स्टॉप लॉस 7700 के ऊपर ही रखने पड़ेंगे। तो बेटर आइडिया ये है
कि एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद इंतजार करें जब स्टॉक निफ्टी रिकवर होना शुरू करे, तब वहां पर शॉर्ट करें, न कि 70 पॉइंट नीचे। तो रिकवरी में शॉर्ट करें, गैप डाउन ओपनिंग हो तब वहां पर शॉर्ट ना करें। गैप डाउन ओपनिंग के संकेत तो मिल ही रहे हैं, लेकिन मानस अनिल जिस तरह से कह रहे हैं कि 7540 तक जा सकता है, ये डबल बॉटम बनाएगा 7540 पर अगर वहां से रिकवर होता है? क्या लगता है वहां से रिकवरी आएगी या 52 हफ्तों के निचले स्तर के नीचे निकल जाएगा इस बार निफ्टी? रिकवरी आएगी, लेकिन बॉटम बनने की बात करना थोड़ी सी जल्दबाजी है, क्योंकि सिर्फ एक लेवल पर बाजार गिरना बंद हो जाए उसे बॉटम नहीं कहेंगे। मुझे लगता है कम से कम 2-3 दिन 4 दिन बाजार उन लेवल को होल्ड करे, फिर हम देखेंगे कि क्या वाकई में बॉटम बना है। होगा क्या, कमजोर शुरुआत होगी, उसका अंदाजा लगाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्लोजिंग कहां होगी बाजार की आज वो ज्यादा अहमियत रखती है। और क्लोजिंग के लिहाज से मेरी जो नजर है वो है 7600 के ऊपर की क्लोजिंग पर। अगर पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से हम क्लोजिंग बेसिस पर 7600 को होल्ड कर पा रहे हैं, पिछली बार भी जब हम 7539 तक फिसले थे सितंबर में, तब भी हमने क्लोजिंग 7600 के नीचे नहीं दी। बिल्कुल, तो जब तक 7600 के ऊपर क्लोज दे रहे हैं तब तक मुझे बहुत ज्यादा चिंता या डर इन लेवल पर नहीं है। डर क्या है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स आपको सपोर्ट नहीं करते हुए दिख रहे हैं, ऐसे में आप खुलेंगे तो कमजोर। अगर कमजोर खुलेंगे तो मैं वहां पर मंदी नहीं करना चाहूंगा। अगर मंदी की पोजीशन है तो मुझे लगता है 7500 7550 वो रेंज है जो बेहतरीन है, जहां पर आपको अपनी मंदी की पोजीशन काट लेनी चाहिए। पहली बात, अगर आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं, स्किल ट्रेडर हैं, स्टॉप लॉस लगाना जानते हैं और स्क्रीन के सामने, तो उन लेवल के आसपास खरीदारी भी कीजिए। मैं इंट्राडे में एक रिकवरी की उम्मीद कर रहा हूं। अब वो रिकवरी बहुत ज्यादा टिकाऊ होगी, बहुत बड़ी होगी, इसकी संभावना वैसे कम है, तो उस रिकवरी में मेरा पहला लक्ष्य 7625 का होगा और उसके बाद 7700 की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर हमें संकेत जीएसटी को लेकर थोड़े पॉजिटिव आते हुए दिखे, आज चूंकि मीटिंग होने वाली है कांग्रेसी नेताओं के साथ, तो एक तरफ आपके लिए ग्लोबल फैक्टर कमजोर है, दूसरी तरफ लोकल फैक्टर्स में अगर संसद में कामकाज होता दिखे और जीएसटी पर बात बनती हुई आगे बढ़ती हुई नजर आए, तो फिर आपको बाजार में 7700 तक की रिकवरी मिल सकती है। तो मेरी राय ये होगी कि इतना कमजोर खुल जाएं 70-80 पॉइंट नीचे, तो उसके बाद मंदी करने के बजाय मंदी काटने के मौके देखें और तेजी करने के मौके देखें, लेकिन बेहद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। जी हाँ, जीएसटी एक बड़ा तुर्क का इक्का हो सकता है अनिल, अगर पास हो जाए तो। लेकिन देखिए अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल में ये शामिल होगा या नहीं होगा, इसको लेकर असमंजस स्थिति बनी हुई है। और वित्त मंत्री ने वीकेंड पे कहा है कि ये एक इम्पॉसिबल कंडीशन है जो कांग्रेस ने सामने रखी है। तो देखना होगा बैठक में अगर कोई आउटकम निकल कर आए तो जरूर अच्छी बात हो सकती है। लेकिन फंडामेंटल्स इस समय मार्केट के कैसे लग रहे हैं इतनी गिरावट के बाद? क्या अब ये बाजार आकर्षक लग रहे हैं? अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से जानते हैं स्टूडियो में। हाय अविनाश, गुड मॉर्निंग। बताइए, खरीदेंगे इस समय या आपको लगता है कि एक बार सेटल होने दें सब कुछ, फेड की बैठक हो जाने दें, जल्दबाजी क्यों करें? 2-3 दिन की तो बात है, वेट एंड वॉच की स्थिति रखेंगे, आज गिरावट में खरीदेंगे 52 हफ्ते के निचले स्तर पर अगर आता है निफ्टी तो? नहीं, मुझे लग रहा है कि फेड का जो इम्पोर्टेंट मीटिंग है हेमंत, उसको एक बार मेरे ख्याल से पूरी तरह से इसका डिसीजन जो भी होता है, हालांकि मार्केट्स ने अभी पूरी तरह से इसको डिस्काउंट किया है कि एक रेट हाइक जरूर होगा। मेरे ख्याल से अगर क्लियरली अगर रेट हाइक होता है तो थोड़ा सा एक नी जर्क रिएक्शन तो मार्केट्स में देखने को मिलेगा। हालांकि इसका ज्यादातर इफेक्ट डिस्काउंट हो चुका है, बट जिस प्रकार के एफआई के आउटफ्लोज हमने पहले 10-12 दिन में देखे हैं, मुझे लग रहा है कि शायद थोड़ी और सेलिंग आएगी। तो आई थिंक इट इज बेटर टू वेट एंड वॉच। मेरे ख्याल से उसके बाद क्लियरली एक क्लियर डिसेसिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। और थोड़ा बहुत अगर मार्केट गिरता भी है तो मेरे ख्याल से दैट वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। इनफैक्ट अभी भी अर्निंग्स ग्रोथ जो कंसर्न सबको है वो मेरे ख्याल से FY 17 में आने की उम्मीद है। हालांकि नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स कॉर्पोरेट इंडिया के लिए काफी चैलेंजिंग है। अनिल, अब ये बताइए, FIIs ने जिस तरह से पोजीशंस बनाई है पिछले कुछ दिनों में, वो कैसी लग रही है? शुक्रवार के आंकड़े आपको कैसे लगे? देखिए, शुक्रवार के आंकड़े बेहद इंटरेस्टिंग है हेमंत। एक तरफ जहां कैश मार्केट में खरीदारी का आंकड़ा है इस कमजोर बाजार में, ये नहीं कहेंगे कि बुलिश संकेत है, लेकिन ये कहेंगे कि राहत वाले संकेत है। कम से कम आप इससे ये रिलीफ ले सकते हैं। और मैं इन आंकड़ों को कैसे देख रहा हूं, एक तरफ 250 करोड़ की कैश मार्केट में खरीदारी और दूसरी तरफ 223 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी। तो हो क्या रहा है, एफआई स्टॉक्स खरीद रहे हैं, यानी कि वो अपने पोर्टफोलियो में जो शेयर है उन्हें इन लेवल पर बेचना नहीं चाहते हैं, रखना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ग्लोबल मार्केट्स की अनिश्चितता है, भारतीय बाजारों की कमजोरी है। तो ऐसे में वो क्या कर रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स बेच रहे हैं। और शुक्रवार को इंडेक्स फ्यूचर्स की बिकवाली का आंकड़ा बेहद खराब है, बेहद खराब है। 921 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स अगर 7600 7700 की रेंज में एफआई बेचकर जाते हैं तो इसका मतलब साफ है कि बाजार को लेकर उनका कॉन्फिडेंस नहीं है।
अब इन लेवल्स पर उन्हें स्टॉक सस्ते दिख रहे हैं तो स्टॉक्स में वो खरीदारी कर रहे हैं। तो एज ए ट्रेडर आपको क्या करना चाहिए? एज ए ट्रेडर आपको ये देखना है कि बाजार में हर उछाल में थोड़ी बिकवाली का मौका बनेगा। एफआईएस का रुझान वही है, उन्होंने निफ्टी भी बेचा है, बैंक निफ्टी भी बेचा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक जो बड़ी दिक्कत वाली बात थी एफआईएस की तरफ से वो थोड़ी सी राहत में बदलती हुई दिख रही है। एक दिन की कैश मार्केट की खरीदारी से मैं बहुत बुलिश नहीं हो रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक थोड़ी सी रिलीफ महसूस कर रहा हूं। बिल्कुल, जब बाजार 52 हफ्तों के निचले स्तरों पर आए और एफआईआई और डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में थोड़ी सी बाइंग दिखे तो बुल्स को देखिए होप जरूर जगती है। आपसे एफएनओ के क्या संकेत मिल रहे हैं इस पर जरूर बात करेंगे, लेकिन पहले ये बता देते हैं आज कौन से सेक्टर्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे या कमजोर प्रदर्शन दिखाएंगे। जीएसटी को लेकर थोड़ी बहुत होप्स जगी थी, हमने देखा था शुक्रवार के सेशन में लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स में एक रैली बनी थी, आईजीएल के शेयर में एक अच्छी रैली बनी थी, लेकिन ऑटो के लिए बेहद कमजोर खबरें आई थी। ये बताइए आपका कौन से सेक्टर्स पर आज के सत्र में नजर है, कौन से सेक्टर्स आज सबको रडार पर रखने चाहिए? पहले सेक्टर्स बताइए। नहीं, मुझे लग रहा है कि क्लियरली जीएसटी को लेके लॉजिस्टिक्स मुझे लग रहा है क्लियरली एक ऐसा सेक्टर है जो काफी पिट चुका है। क्लियरली अगर कहीं भी छोटा होप है कि जीएसटी इस सेशन में खत्म होता है तो क्लियरली आई मीन स्टॉक्स लाइक कॉनकोर है, ऑल कार्गो है, टिपिकली जो भी लॉजिस्टिक स्पेस में डोमिनेंट प्लेयर्स है इनको डेफिनेटली आज फायदा होना चाहिए। इनफैक्ट अच्छा बाउंस भी होपफुली आज देखना चाहिए, क्योंकि ये डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी में ऐसा सोल्यूशन आने की उम्मीद है कि शायद ये जीएसटी बिल इस सेशन में आ जाए। ओके, तो लॉजिस्टिक्स स्पेस पर साफ तौर पर नजर है अविनाश की। मानस, आपकी नजर कौन से सेक्टर पर है और कौन से स्टॉक्स पर है आज? देखिए, जैसा भी आपने लॉजिस्टिक की बात की, बिल्कुल लॉजिस्टिक में मैं समझता हूँ कि टेक्निकली गति बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिस तरह के बेस 130 के आसपास बनाए, उसके बाद हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनने शुरू हुए। 2 दिन पहले स्टॉक ने 50 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और फ्राइडे की बाइंग वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिली। मैं समझता हूँ कि अभी भी पोटेंशियल अगर हम बात करें तो 200 रुपए के आसपास तक का बिल्कुल गति में दिखता है, इसलिए मैं समझता हूँ यहाँ पर बिल्कुल बाई करके चलना चाहिए, बट अपने स्टॉप लॉसेस 158 के नीचे जरूर लगाए। गति में भी हमने देखा था जबरदस्त रैली देखने को मिली थी। देखिए 7.5% मजबूत हुआ था ये स्टॉक शुक्रवार को, जैसे ही बाजार को भनक लगी कि वित्त मंत्री और कांग्रेस के बीच में ये एक इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली है जीएसटी के सहमति बनाने के लिए। ऑल कार्गो भी देखिए 2.5% ऊपर था। तो ये एक सेक्टर है जिस पर सबकी आज भी नजर बनी रहेगी। और भी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे अपने दोनों ही एक्सपर्ट से, मानस और अविनाश हमारे साथ बने हुए। लेकिन अनिल, एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? एफएनओ के संकेत काफी इंटरेस्टिंग है। उससे पहले चूंकि आप सेक्टर की बात कर रहे थे तो हेमंत, मैं कुछ जो सेक्टर देख रहा हूँ जहां आज अच्छा एक्शन हो सकता है, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में एक उछाल आ सकती है। कुछ हद तक रेलवे शेयर थोड़े से मजबूत रह सकते हैं। तो आज के कमजोर बाजार में खरीदारी के मौके कहां ढूंढने चाहिए? दूसरा, विंड पावर, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे शेयर या पावर सेक्टर के शेयरों में चुनिंदा खरीदारी का मौका बन सकता है। और कमजोरी जैसा कि आप बात कर रहे थे, ऑटो स्टॉक्स हैं, ऑयल एंड गैस है, कुछ हद तक स्टील स्टॉक्स ऊपरी लेवल से फिसल सकते हैं, वहां पर कमजोरी हो सकती है। आईटी शेयरों में, सीड वाले शेयरों में चुनिंदा कमजोरी हो सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा दबाव तो इंटरेस्टिंग है। कई सेक्टर्स आपको दोनों तरफ मौके देंगे, वहां पर ध्यान रखना चाहिए। जहां तक वायदा कारोबार के आंकड़ों का सवाल है, 2-3 आंकड़े काफी अहम है। एक तो ये कि पुट कॉल रेशियो शुक्रवार के सेशन में घटकर 0.76 पर आया है। मंदी की पोजीशन थोड़ी सी बाजार में बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन आज के लिए सबसे ज्यादा अहम किसी लेवल पर वायदा कारोबार के ट्रेडर्स को नजर रखनी है तो वो है 7,500। 7,500 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में बना हुआ है, 60 लाख शेयरों का है। इतना आसानी से वो टूटेगा नहीं। तो ऐसे में उन लेवल के आसपास आपको एफआईज भी और ट्रेडर्स भी शॉर्ट कवरिंग करते हुए नजर आएंगे। तो जैसे आप 7,550 की रेंज में आए, आप देखेंगे कि वहां पर आपको निफ्टी में प्रीमियम बढ़ती हुई नजर आएगी, जो कि 17 पॉइंट तक घटकर रह गई थी। तो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग का सहारा वहां मिल सकता है। जो एडिशन हुआ है कॉल्स में, 6 लाख शेयर जुड़े हैं 7,600 के लेवल पर। तो आज जैसे ही आप 7,600 के ऊपर गैप डाउन ओपनिंग के बाद अगर बाजार को आते हुए दिखें तो ये कॉल्स में जो मंदी की पोजीशन बनी है, यहां पर शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिख सकती है। तो वायदा कारोबार में नीचे की रेंज आपको साफ नजर आ रही है 7,500 के आसपास और ऊपरी स्तरों पर 7,700। तो निफ्टी ये 200 पॉइंट की रेंज में काफी वॉलेटाइल ट्रेड कर सकता है। ये आंकड़े साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ऑलराइट, चलिए, तो ये आंकड़े हैं एफएनओ से जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। लेंगे इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे यहाँ 5 का पंच, यानी 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स क्या राय दे रहे हैं निफ्टी पर आज। साथ ही ये भी बताएंगे कि कौन से वो 5 बड़े स्टॉक्स हैं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। ये जानने के लिए बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। तो
स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया अब ये बताने का कि कौन से वो 5 आइडियाज हैं निफ्टी में जो एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं। जी हाँ, रजत बोस कह रहे हैं कि यहाँ पर खरीदारी करके चलना चाहिए। आज के दिन आपको 7687 के टारगेट्स 7610 पर आप बाय करिए। 7535 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। वहीं रनक मर्चेंट की राय है खरीदारी की। 7620 के ऊपर निफ्टी निकले उसके बाद वो चाहती है खरीदारी करें, तो आज गैप से खुल जाए नीचे तब मत खरीदे। 7620 के ऊपर निकले तब आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 7600 के आसपास, उससे थोड़ा सा नीचे 7665 के लक्ष्य के लिए। और रनक का साथ दे रहे हैं जय ठक्कर। उनका भी मानना है कि बिकवाली करिए। 7540 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 7660 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। और मानस के साथ ही मानव चोपड़ा भी है निफ्टी पर बेरिश, मंदी करने की राय। 7600 तक 7500 तक फिसल सकता है निफ्टी उन्हें लगता है, और 7660 के स्टॉप लॉस के साथ वो करना चाहते हैं मंदी करने वालों की लिस्ट लंबी है। कुणाल सरावगी भी कह रहे हैं आप देखिए बिकवाली करिए। 7540 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 7660 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर 5 एक्सपर्ट्स की राय, और 5 में से 3 एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मंदी कीजिए, और अगर आप उनकी राय के मुताबिक मंदी करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस का लेवल एकदम साफ है, क्रिस्टल क्लियर 7660। और निफ्टी की मंदी की पोजीशन को आपको काटना कहाँ है? 2 लेवल से 7540 पहला, और उसके बाद 7500। तो नीचे की सपोर्ट साफ दिख रही है 7500 से लेकर 7540, और ऊपर बाजार में 7660 के पार निकले बाजार तो ही तेजी के मूड में आए। तो ये 120 पॉइंट की रेंज है, नीचे 7540, ऊपर 7660। चलिए, तो ये तो साहब 5 का पंच, लेकिन कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपकी नजर होनी चाहिए, आइए वो भी जान लेते हैं। और एनजीटी ने नई डीजल गाड़ियां बेचने पर लगा दिया है बैन, और उसका असर दिखेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति और टाटा मोटर्स, जो कि दिल्ली में डीजल कारों में अपना अच्छा खासा दखल रखती है, अच्छी खासी बिक्री करती। तो ये तीनों स्टॉक आज दिखेंगे आपको दबाव में। टीसीएस ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर ज्यादा प्रेशर आज के सत्र में देखने को मिल सकता है। 65,000 कर्मचारी करीब 1 हफ्ते तक कामकाज नहीं कर पाए क्योंकि चेन्नई में बाढ़ जैसी स्थिति थी। साफ तौर पर कंपनी ने शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद एक्सचेंजेस को बताया, और बाजार इसको प्रॉफिट वार्निंग की तरह देखेगा। तीसरी तिमाही के नतीजे आएंगे कमजोर, और वैसे भी आप देखिए दिसंबर तिमाही कमजोर ही रहती है क्योंकि छुट्टियों वाला क्वार्टर होता है ये। तो आज इस स्टॉक पर जरूर नजर होनी चाहिए। दबाव के साथ ये शेयर खुलेगा। डाबर इंडिया को लेकर यहां पर दिक्कतें नेपाल के कारोबार से लेकर आती हुई दिख रही है लगातार, और नेपाल में रियल जूस जो डाबर की एक बड़ी ब्रांड है, इसके 77 कंटेनर जब्त किए गए हैं। और नेपाल की जो अथॉरिटीज वो कह रही कि इन कंटेनर्स में एक्सपायरी डेट के बाद के जूस थे, ये आरोप लगाया। हालांकि कंपनी ने अपनी सफाई दी है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इस खबर पर आज डाबर के शेयर में आपको नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। सीड कंपनियों पर भी नजर रहेगी, खासतौर पर मॉन्सेंटो जैसी कंपनियों पर। कावेरी सीड ये भी वो स्टॉक है जो आज दबाव में रह सकता है। इस तरह से केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि वो सीड के दाम तय करेंगे। अलग अलग राज्य अलग अलग कीमतें इस समय ले रहे थे किसानों से, और साफ तौर पर अब रेगुलेशन जब लगेगा इस सेक्टर के ऊपर, तो आज ये सेक्टर दबाव में रहेगा। मॉन्सेंटो पे ज्यादा दबाव देखने को मिला है। कावेरी सीड क्योंकि एफएनओ में है तो शायद ये भी पिटता हुआ नजर आ सकता है आज के सत्र में। और पेरिस में जो 2 हफ्तों की बैठक के बाद क्लाइमेट करार हुआ है, उसका फायदा मिलेगा ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी बनाने वाली कंपनियों पर, जिसमें सुजलॉन, ओरेंज ग्रीन पावर, वाटेक वावाक जैसी कंपनियां ये आज फोकस में रह सकती हैं, जहां पर कमजोर बाजार में थोड़ी मजबूती के मौके हो सकते हैं। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे एक्सपर्ट मानस और अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं, और उनसे हम लोग ये जानेंगे कि ये जो हमने टॉप 5 स्टॉक्स बताए हैं, इनमें आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। खासतौर पर फोकस रहेगा आज टीसीएस पर। अगर गिरे नीचे तो क्या करें, ये सब बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और लेते हैं अब कुछ शेयरों पर राय अविनाश गोरक्षकर और मानस जायसवाल से। अविनाश, टीसीएस ये स्टॉक रह सकता है दबाव में। 7 दिनों तक कारोबार बंद करना पड़ा है। जिस तरह से चेन्नई में भारी बारिश हुई है, ये तिमाही खराब तो रहती ही है आईटी कंपनियों के लिए, और साफ तौर पर इसे क्या एक प्रॉफिट वार्निंग के तौर पर देखा जाए, बाजार एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, या फिर वो बारिश के दिनों में जो गिरावट हुई थी उसमें सब कुछ बचा चुके हैं। क्या लगता है टीसीएस पर किस तरह का असर होगा, क्या करना चाहिए?
नहीं, मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में तो अनिल जी ये हफ्ते भर का जो गैप है ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लियरली हालांकि दिसंबर का क्वार्टर एक सॉफ्ट क्वार्टर माना जाता है, लेकिन फिर भी रेवेन्यू को लेके थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है। थोड़ा बहुत अर्निंग्स का जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा सा मार्जिनली नेगेटिव है FY16 के इस क्वार्टर के लिए, तो हो सकता है कि थोड़ा सा दबाव देखने को मिले। मेरे ख्याल से ऑल्दो अभी सिचुएशन नॉर्मल है, इस क्वार्टर में डेफिनेटली जिस प्रकार के एनालिस्ट के एस्टिमेट्स है उससे कहीं कम नंबर्स आने की एक्सपेक्टेशन है, तो डेफिनेटली TCS में थोड़ा दबाव आ सकता है। बिल्कुल, TCS के जो ओवरऑल एम्प्लॉइज हैं उसमें से 20% जो एम्प्लॉइज हैं वो चेन्नई में ही काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ इम्पैक्ट आएगा। नमूरा ने यहां पर अपना जो लक्ष्य है वो घटा दिया, ये भी आपको बता दूं, 2670 से घटाकर 2500 कर दिया है, और उनकी जो रेटिंग है वो न्यूट्रल उनकी बरकरार है। 52 हफ्ते का निचला स्तर इसने लगाया था 2316 का 7 दिसंबर को, जो अनिल जो बात कर रहे हैं कि क्या पहले ही गिर चुका है या नहीं। चार्ट पर भी ये कमजोर लग रहा है मानस, या आपको लगता है दोबारा 52 हफ्ते का निचला स्तर ये लगाने का दमखम रख रहा है फिर से? देखिए, चार्ट्स पे तो करीब 4 हफ्ते पहले की बात करें तो एक ट्रायंगुलर ब्रेकआउट आया था डाउन साइड, जिसके टारगेट कहीं ना कहीं 2150 के आसपास आते हैं। तो मैं समझता हूं कि गिरावट तो बिल्कुल बढ़ेगी। टेक्निकली स्टॉक वीक है, पिछले 3-4 दिनों में जो भी रिकवरी देखी गई वो केवल एक टेक्निकल करेक्शन था। हाई लेवल्स पे अगर आप देखेंगे तो 2425 से 2450 काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, तो मेरी राय में तो इस उछाल पे बिकवाली करनी चाहिए और अपने स्टॉप लॉसेस 2450 के ऊपर लगाने चाहिए। उम्मीद बिल्कुल की जा सकती है कि आने वाले टाइम में कम से कम 2200 और 2150 के लेवल्स जरूर देखने को मिलेंगे TCS में। तो कमजोरी और बढ़ेगी, पहले से कमजोर शेयर है, चार्ट पर तो और कमजोरी होना लाजमी है, तो ऐसे में फिलहाल खरीदारी के कोई मौके नहीं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फोकस हमारा शिफ्ट होगा वायदा कारोबार की तरफ। LKP सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव एक्सपर्ट गौरव बिस्सा जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे, उनसे पूछेंगे एक ही बड़ा सवाल, क्या निफ्टी की गिरावट 7500 पर रुकेगी या उसके नीचे के भी खतरे हैं, और साथ ही बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करें इस कमजोर बाजार में जो कि 16300 के बेहद अहम स्तर पर बंद हुआ है शुक्रवार को। इन दोनों पर राय लेंगे गौरव से इस ब्रेक के बाद। मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मानस जायसवाल, अविनाश गुरश्कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कुछ ही देर में गौरव बिस्सा भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। FNO पर उनसे राय लेंगे, लेकिन मानस आपसे राय लेना चाहूंगा JSL स्टेनलेस के ऊपर। हमने देखा कि शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद सरकार की तरफ से ये खबर आई कि कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी 5% से लेकर 57% तक लगा दी गई है। 6 देशों के ऊपर ये ड्यूटी लगी है, और JSL स्टेनलेस ये वो ऐसी कंपनी है जिसको सबसे बड़ी राहत की बात है, क्योंकि 70% उस तरह के प्रोडक्ट्स यही कंपनी स्टेनलेस स्टील वाली बनाती है। शुक्रवार को थोड़ा दबाव दिखा था स्टॉक में, ये बताइए चार्ट्स किस तरह के लग रहे हैं, क्या यहां पर तेजी करने के लिए आज खेलेंगे इसे? नहीं, मैं नहीं समझता यहाँ पर तेजी करने के लिए कोई ट्रेड लेना चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो रिकवरी हमने पिछले करीब 1 से 2 हफ्ते में देखी वो भी एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी थी। डाउन साइड अभी भी ओपन है। मैं समझता हूँ कि कम से कम वापस 20 रुपए के लेवल्स देखने को मिलेंगे JSL में। इसलिए मेरी राय में तो अगर कोई उछाल मिल जाए और स्टॉक 30 रुपए से 32 रुपए के लेवल्स टेस्ट करे तो वो एग्जिट अपॉर्चुनिटी रहेगी। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी खबर को? हमने एक एक्सपर्ट से बात करी थी, वो कह रहे थे कि JSW स्टील के लिए बड़ी राहत की बात है, JSL स्टेनलेस के लिए, सेल के लिए बड़ी अच्छी खबर है। आपने कैसे रीड किया इसे? आई थिंक मार्जिनल इम्पैक्ट तो डेफिनेटली हेमंत पॉजिटिव आएगा, लेकिन जिस प्रकार का माहौल ग्लोबली है और प्राइसेस काफी वीक है, मुझे लग रहा है कि डोमेस्टिकली भी कोर डिमांड थोड़ी सी वीक है, तो ओवरऑल इंपोर्ट ड्यूटी का इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं होगा कि इन शेयरों में कोई बड़ी रीरेटिंग आएगी। आई थिंक क्वार्टर के हिसाब से अगर हम देखें तो फाइनेंशियल्स अभी भी वीक रहेंगे, तो आई वुड से दैट इतना कोई बड़ा रीरेटिंग ट्रिगर नहीं है कि जिससे कोई बड़ी उछाल आए। ओके, तो फिलहाल बहुत ज्यादा उत्साहित न हो इन सारी खबरों के चलते, और मेटल शेयरों में खासतौर से स्टील शेयरों में अगर दिखे उछाल तो फिर मुनाफा वसूली करने का या फिर शॉर्ट करने का शायद मौका बन सकता है। ये राय हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की, लेकिन मौके एक बड़े गैप से नीचे खुलने के बाद निफ्टी पर क्या है, तेजी करने के या फिर और मंदी की पोजीशन बनाने के? गौरव बिस्सा हमारे साथ हैं LKP सिक्योरिटीज के। गौरव, ये बताइए 70-80 अंक नीचे खुल जाए SGX निफ्टी की तर्ज पर, क्या करेंगे आप? 7540 के आसपास खरीदारी करेंगे या नई मंदी की पोजीशन बनाएंगे? दूसरा, क्या 7500 होल्ड कर पाएगा निफ्टी? गुड मॉर्निंग जी, मैं थोड़े पॉजिटिविटी के साथ ही बात करना पसंद करूंगा। हमने काफी सारी एक डाउनसाइड देख चुकी है, और अगर मेरा ये अनुभव रहा है, जो मैं मार्केट में जितना वक्त मैंने गुजारा है, मैंने डेरिवेटिव्स डेटा ट्रैक किया है,
एब्सेंस ऑफ शॉर्ट्स, जहां पे शॉर्ट्स नहीं बनते जा रहे हैं, एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ डाउनसाइड आपकी रहती नहीं, एक उछाल देखने मिल जाती है। ये जो एफआईएस का नेगेटिव फिगर कैश में है उसकी वजह से हमें डे ऑन डे नया लो देखने मिला है, अदरवाइज अब तक उछाल देखी जा चुकी होती। मेरे हिसाब से जो ऑप्शन का डेटा पे अगर देखा जाए, अगर देखेंगे आप तो काफी ऑप्शन कॉन्सेंट्रेशन है 7,500 में, तो तकरीबन 7540 7520 से एक उछाल देखनी बनती है। तो मेरे हिसाब से शायद लॉन्ग फ्यूचर नहीं, लेकिन आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन लेना बनता है, चाहे वो निफ्टी इंडेक्स का हो या निफ्टी बैंक का हो। 16,100 16,000 के आसपास अगर आता है तो उसमें भी यही राय दूंगा, आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं। फ्यूचर्स की अगर बात करें तो 7480 का स्टॉप लॉस रखिए, मेरे हिसाब से वापस एक बार 7650 तक के लेवल्स दिखा सकते हैं निफ्टी। बैंक निफ्टी को किस तरह से अप्रोच करेंगे, यहां पर क्या सलाह होगी? देखिए निफ्टी बैंक का भी एक अच्छा जो सपोर्ट अगर आप कहेंगे, चाहे ऑप्शंस में हो या आप ईयरली देखेंगे, डेटा अगर देखेंगे, तो मेरे सबसे एक 16,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट लेवल वगैरह है, काफी क्रूशियल है ये सपोर्ट लेवल वगैरह। तो वहां पे अगर सपोर्ट लेवल आ रहा है निफ्टी बैंक का अगर 16,000 या 16,100 के आसपास, तो आउट ऑफ द मनी कॉल 16,500 का मेरे सबसे कॉल ऑप्शन लेना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उछाल जब आएगी तो ये काफी सीवियर आएगी। हो सकता है 300-400 पॉइंट की हो, लेकिन वो 300-400 पॉइंट आने के लिए 7 या 8 दिन नहीं लगेंगे, ये 2 से 3 दिनों में आने की उम्मीद है। एक उछाल अगर बात करते हैं तो टेम्पररी सही, तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल काफी होगा। 15,900 16,000 के नीचे का ट्रेड कर रहा है तो एक काफी बड़ी मंदी देखने मिल सकती है वहां से, लेकिन अभी मैं फिलहाल एक बाउंस के लिए प्ले करना पसंद करूंगा मैं। तो बाउंस के लिए तेज यहां पर खरीदारी का मौका दिखेगा नीचे खुलने के बाद गौरव को, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। और गौरव ने बेहतरीन पिक्स दी अपनी स्टॉक फ्यूचर्स की भी, वो स्टॉक फ्यूचर्स की पिक भी आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ शेयरों पर मैं राय लेना चाहता हूं हमारे एक्सपर्ट से। अविनाश, ऑटो शेयर एनजीटी का जो ऑर्डर है कि दिल्ली में अब नई गाड़ियां नहीं बिकेगी डीजल वाली, ये बताएं, महिंद्रा, मारुति, टाटा मोटर्स जैसी कंपनी में कमजोरी तो होगी, ये अंदाजा लगाना बड़ी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन उस कमजोरी के बाद क्या किया जाए, नीचे खुले फिर क्या करें, ये बताइए। नहीं, मुझे लग रहा है कि अनिल जी ये जो रेगुलेशन है ये क्लियरली एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली में डीजल गाड़ियां बेचना ही बंद होगी। हो सकता है कि मे बी 1-2 महीनों के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत का मामला हो सकता है, लेकिन आगे कहीं ना कहीं कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लियरली एक बड़ी समस्या हो सकती है। क्योंकि अगर डीजल कार्स की बिक्री दिल्ली में बंद की जाती है तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आपको 4th क्वार्टर में ये सारी कंपनीज में देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली ये नेगेटिव है, बट लॉन्गर टर्म में मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। और क्लियरली जो डीजल सेल्स की गाड़ियां का जो थ्रेट है वो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म तो डेफिनेटली नहीं रहेगा। बिल्कुल। चलिए, तो फिलहाल दिसंबर की बिक्री के नंबर्स तो कमजोर आएंगे क्योंकि गाड़ियां रजिस्टर वहां पर नहीं हो पाएंगी, और जनवरी के पहले हफ्ते में देखना होगा अब कोर्ट क्या फैसला लेता है, क्योंकि ये मामला भी अब हर मामले की तरह कोर्ट में पहुंच गया है। लेकिन आईजीएल ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको मौके की तरह लोग देख रहे हैं। हमने देखा था शुक्रवार के सेशन में भी मानस, इसमें एक अच्छी रैली बनी थी, बाजार कमजोर था, इस ऑर्डर के आते ही देखिए ये स्टॉक 4% ऊपर जाकर बंद हुआ है। एडलवाइज की तरफ से जो रिपोर्ट आई है इसके बाद वो ये कह रहे हैं कि अगर ये एनजीटी का ऑर्डर इसी रूप में इंप्लीमेंट हो जाता है तो सीएनजी के वॉल्यूम्स करीब 20% बढ़ जाएंगे। 551 का टारगेट भी वो दे रहे हैं आईजीएल के लिए। चार्ट्स इस तरह के संकेत दे रहे हैं, क्या तेजी करनी चाहिए? देखिए, स्टॉक को के चार्ट से अगर हम समझे तो एक चीज बहुत क्लियर दिखती है कि 450 बहुत ही अहम सपोर्ट है, क्योंकि अगस्त से अगर आप देखेंगे तो करीब 4 से 5 बार ऐसा हुआ है कि स्टॉक 450 के आसपास आया, लेकिन वो लेवल्स ब्रेक नहीं हुए हैं। इस बार स्टॉक ने 450 के आसपास सपोर्ट लिया, जो कि स्टॉक का 200 दिनों का मूविंग एवरेज भी है। अब इम्पॉर्टेंट केवल इतना है कि स्टॉक एक बार 500 रुपए के लेवल्स को ब्रेक कर ले, क्योंकि अगर 500 रुपए के लेवल्स ब्रेक करता है तो वहां से कम 150 से 175 रुपए की रैली देखने को मिलेगी आईजीएल में। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर एक चांस लेना है तो बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि चार्ज भी अच्छे लगते हैं और न्यूज भी पॉजिटिव है। इसलिए अगर यहां पर एक लॉन्ग बनाया जाए तो उसके स्टॉप लॉस 450 होंगे, इस उम्मीद में कि आने वाले टाइम में 500 के लेवल्स ब्रेक होंगे और स्टॉक 625 के आसपास जाने की कोशिश करेगा। तो ये राय आईजीएल पर तेजी का मौका बन सकता है, लेकिन पावर कंपनी पे अविनाश आप अपनी राय दीजिए। 18 दिसंबर को नई पावर टैरिफ पॉलिसी आने की बात कही जा रही है, डिस्कॉम्स की रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर सरकार जो सारे प्रयास कर रही है, क्या आपको लगता है इन खबरों के चलते जो पॉलिसी आएगी अब से लेकर 18 तारीख तक मौके बन सकते हैं क्या पावर कंपनियों में खरीदारी करने के? यदि हाँ तो क्या खरीदेंगे आप?
नहीं, मुझे लग रहा है कि पावर कंपनीज के लिए डेफिनेटली ये पॉजिटिव खबर है। अगर डिस्कॉम्स में रिस्ट्रक्चरिंग आता है और गवर्नमेंट इन डिस्कॉम्स की फंडिंग को लेके कोई ना कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालता है तो डेफिनेटली जो पावर जनरेटिंग कंपनीज है, क्लियरली टाटा पावर है, टोरेंट पावर है, मुझे लग रहा है कि क्लियरली एक अच्छा सोल्यूशन रहेगा, क्योंकि ये सारी पावर कंपनी जिनका डिस्कॉम्स के साथ जो भी कैश फ्लो का इशू हुआ करता था, मेरे ख्याल से ये दिक्कतें डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। शॉर्ट टर्म में आपको डेफिनेटली ये जब तक नए रेट्स आते नहीं है तब तक आपको एक अच्छी बाउंस देखने को मिली, क्योंकि उम्मीद यही है कि डेफिनेटली डिस्कॉम्स को लेके गवर्नमेंट काफी सीरियस है। आरबीआई की 20 पीएसयू बैंकों के चीफ्स के साथ आज बैठक भी होने वाली है अविनाश, और पिछले कुछ दिनों से आप देखिए पीएसयू बैंक्स काफी कमजोर प्रदर्शन दिखा रहे थे। स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर जिस तरह से बातें चल रही हैं कि उसमें ज्यादा प्रोविजनिंग होगी, और हमने ये भी देखा है कि आरबीआई ने कुछ डाउट्स भी उठाए थे जिस तरह से हाल ही में कुछ लोन को रिस्ट्रक्चर कराया गया था। ये बताइए पीएसयूज के ऊपर आज आपकी नजर होगी क्या, और अगर होगी तो किस तरफ ट्रेड करना चाहेंगे आप पीएसयू बैंक्स को? आई थिंक पीएसयू बैंक्स में जिस प्रकार की पिटाई हुई है हेमंत, मुझे लग रहा है कि ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव बात है। अगर रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको और थोड़ा टाइटन किया जाता है तो आगे की एसेट क्वालिटी में डेफिनेटली कंट्रोल और डाउन साइड कैप हो जाएगा। हालांकि अभी भी मैक्रो लेवल जो है और मैक्रो कंडीशन जो है वो काफी चैलेंजिंग है, बट यहाँ पे जिस प्रकार के प्राइसेस हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के देखे हैं, पीएनबी के देखे हैं, मुझे लगता है कि लार्ज पैक पीएसयू बैंक्स में डेफिनेटली थोड़ा बहुत निमलिंग करना ठीक रहेगा, क्योंकि आने वाले 12 से 18 महीने में अच्छी अपसाइड आ सकती है। ओके, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारा फोकस होगा सरकार के उस एक्शन पर जहां पर उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है कुछ स्टील प्रोडक्ट्स पर। किन कंपनियों को होगा फायदा और क्या हो आपकी रणनीति, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे पीयूष जैन, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, मॉर्निंग स्टार के इस छोटे से ब्रेक के बाद। और आज एक सेक्टर जो एक्शन में रहेगा वो है मेटल्स का, और सरकार ने 5 से लेकर 57% तक ड्यूटी बढ़ाई है कुछ प्रोडक्ट्स पर। अब किन कंपनियों का फायदा होगा ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मॉर्निंग स्टार इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के रिसर्च एनालिस्ट पीयूष जैन है हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में। पीयूष, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताइए किन कंपनियों को फायदा होगा इस कदम से? गुड मॉर्निंग। सो आई थिंक स्टेनलेस स्टील की बात कर रहे हैं जहां पे ड्यूटी रेस की गई है, और सबसे अच्छी बात यह है कि काफी कंट्री वाइड ड्यूटी इम्पोज की गई है, जिस मीन्स के करेंसी स्विंग्स की वजह से, करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से काफी इंपोर्ट हो रहे थे साउथ कोरिया, चाइना, और तो अलग अलग कंट्रियों के हिसाब से ड्यूटी जब लगाई गई है तो ये बेसिकली काफी अच्छा है। लेकिन ब्रॉडली ये स्टेनलेस स्टील सेक्टर पे जा रहा है, जिसका मतलब है जिंदल स्टेनलेस, सेल, ये उन कंपनियों के लिए ज्यादा है, और स्पेसिफिकली जिंदल स्टेनलेस के लिए ज्यादा है, बिकॉज उनका प्रोपोर्शन, एक्सपोजर इस प्रोडक्ट कैटेगरी में सबसे ज्यादा है। तो जो बड़ी स्टील कंपनियां हैं उनको इतना फायदा नहीं है इससे, बिकॉज उनका एक्सपोजर स्टेनलेस सेगमेंट में काफी कम है। और स्टील एक काफी ब्रॉड सेगमेंट है, जिसमें आप कोल्ड रोल प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, हॉट रोल प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, तो इस काफी बड़े सेगमेंट में हम इस वक्त स्टेनलेस स्टील की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी हम 1-2 महीने पहले सेफगार्ड ड्यूटी देख चुके हैं, जहां जिससे फायदा हुआ था हॉट रोल प्रोडक्ट्स को। आई थिंक उसका रिएक्शन ये हुआ था कि कोल्ड रोल प्रोडक्ट्स के इम्पोर्ट जो है वो थोड़े बढ़ गए थे। ओके, तो जहां तक हम ये देख रहे हैं कि अभी गवर्नमेंट का रिएक्शन बेसिकली प्रोडक्ट वाइज चल रहा है। तो जब आपने एक प्रोडक्ट कैटेगरी पे जब आपने ड्यूटी लगाई तो उसका असर ये हुआ कि थोड़ा सा इम्पोर्ट जो शिफ्ट हो गया दूसरी कैटेगरी में। अभी स्टेनलेस स्टील पर रिस्पॉन्स आया है, तो जहां तक हम अभी देख रहे हैं स्टॉक्स में रिएक्शन आया है, लेकिन ये स्टेनलेस के लिए ज्यादा पॉजिटिव है। कह रहे हैं जेएसएल स्टेनलेस के लिए पॉजिटिव खबर है, थोड़ी बहुत पॉजिटिव सेल के लिए, लेकिन पूरे सेक्टर के लिए पॉजिटिव नहीं है। जो चर्चा चल रही थी कि पूरे सेक्टर के लिए सरकार एक कदम उठाएगी, वो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस लगाने की बात कर रही थी, क्या लगता है वो होता हुआ नजर आएगा? वैसे काफी ज्यादा संभावना है, बिकॉज हमको ये समझना होगा कि स्टील सेक्टर काफी परेशानी में अभी। स्टेनलेस स्टील तो बहुत ही ज्यादा परेशानी में था, बिकॉज आप देखेंगे अधिकतर कंपनियां डेट रिस्ट्रक्चरिंग में, तो काफी दबाव में थे उनके मार्जिन्स। तो ब्रॉडली अगर देखें हम, और जैसे आने वाला समय देख रहे हैं, काफी करेंसी स्विंग्स देखने को मिलेंगे, और स्टील प्राइस इंटरनेशनली काफी दबाव में। इंडियन स्टील प्राइस अभी प्रीमियम पे चल रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से। तो आई थिंक गवर्नमेंट के लिए बेसिकली अभी ये ज्यादा अच्छा होगा, और इंडस्ट्री के लिए ज्यादा अच्छा होगा कि गवर्नमेंट एक तरह का मिनिमम प्राइस का एक बैरियर लगाए अक्रॉस द कैटेगरी, जिसके लिए उनको बार बार प्रोडक्ट वाइज रिस्पॉन्स नहीं देना पड़े। क्या ये हो पाएगा, ये तो एक प्रश्न चिन्ह है अभी, लेकिन आई थिंक ये एक ज्यादा बेटर रिस्पॉन्स होगा इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन इसके साथ ही
क्रूड के गिरते हुए दामों पर हम बीपीसीएल के मैनेजमेंट से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और स्टॉक्स पर राय ले ली जाए। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। इनमें से एक टेलीकॉम शेयरों पर राय लेना चाहता हूं। गौरव, क्या आपको लगता है कि बिकवाली का मौका है? क्योंकि वीकेंड पर जिस तरह से टेलीकॉम मिनिस्टर के स्टेटमेंट आया और वो बड़ी स्ट्रांगली कॉल ड्रॉप्स को लेकर कह रहे हैं कि दिक्कतें हैं और सरकार बड़ा कड़ा एक्शन लेगी। इस पर मैं आपसे राय लूंगा, लेकिन इससे पहले हमारे साथ आर.के. सिंह साहब जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, पूर्व सीएमडी बीपीसीएल के, और उनसे पूछते हैं कि इस वक्त कच्चे तेल में जो गिरावट हो रही है उसका क्या मतलब निकाला जाए, आगे किस तरह का रुझान रहेगा। सिंह साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहले तो यही बताएं सर कि इतनी तेज गिरावट जो कच्चे तेल में हो रही है, थमती नजर नहीं आ रही, क्या समझा जाए, इसका क्या मतलब है और क्या और गिरावट यहां से हो सकती है? देखिए, क्रूड की प्राइस डिपेंड करती है सप्लाई डिमांड के ऊपर। ऑब्वियसली डिमांड कम है और सप्लाई कंटिन्यूज टू बी हाई, तो इस वजह से दाम गिर रहे हैं और इसका फायदा जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन्हीं को ज्यादा होगा, क्योंकि उनकी इंपोर्ट कॉस्ट कम होगी, लिक्विडिटी पोजीशन इंप्रूव होगी और इसके अलावा उनकी बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये सब फायदे ऑयल कंपनी को होंगे, लेकिन ये क्या आगे का रुझान रहेगा, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि डिमांड सिचुएशन कैसी रहेगी। और सप्लाई तो कम नहीं किया है लोगों ने, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर इसी तरह गिरावट होती रही तो कुछ देश हैं जिनकी इकोनॉमी ऑयल के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो अगर ऐसे दाम गिरता रहेगा तो वो बैंक्रप्सी के तरफ बढ़ेंगे और उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम नहीं हो रही है, इसलिए ये वो इस तरह का प्रोडक्शन सस्टेन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। तो आप और जी कि ऑयल एक्सपोर्टिंग देशों के लिए काफी मुश्किल की बात हो सकती है और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए भारत में ये अच्छी खबर है, लेकिन ओएनजीसी, केन इंडिया, इसके ऊपर आप किस तरह का असर पड़ते हुए देख रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार कच्चा तेल गिर रहा है और इन कंपनियों की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इनकी मुश्किलें बिल्कुल बढ़ेंगी, क्योंकि अगर दाम गिरेगा तो इनकी इनकम कम हो जाएगी और इसकी वजह से उनकी जो कॉस्ट रिकवरी है या उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो तो वही रहे, उसी तरह बनी हुई है। तो उन कंपनियों के लिए तो काफी मुसीबत आएगी आगे आने वाले टाइम पे। शुक्रिया सिंह साहब आपका हमारे लिए वक्त निकाल कर ये क्विक चेक और अपडेट और एनालिसिस देने के लिए कच्चे तेल के दामों पर। पीयूष, आपकी क्या राय बनती है फिर इस लिहाज से, क्या अभी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर खरीदारी का मौका है, और दूसरा ओएनजीसी जैसे शेयरों पर अभी भी दबाव रहेगा, केन इंडिया टूटेंगे? चेन्नई पेट्रो और एमआरपीएल के ऊपर भी राय दीजिएगा, क्योंकि ये दो ऐसी और कंपनियां हैं जिनके ऊपर अब सबकी नजर बनी हुई है। आई थिंक सबसे पहले तो आई थिंक कच्चे तेल के लिए काफी खराब समय भी आ सकता है। अगर हम लंबी अवधि के लिए देखें तो ये जो भाव है हमारे हिसाब से वापस 60 से 75 की ओर जाने चाहिए, लेकिन वो टाइम आना चाहिए जब एक सप्लाई एडजस्टमेंट का पीरियड ओवर हो चुका होगा। नजदीक में आई थिंक एक क्लियरली दिख रहा है कि क्योंकि सप्लाई एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है और नॉर्मली जो स्टोरेज है वो भी साउथ ईस्ट एशिया में स्टोरेज भी काफी अब बढ़ते जा रहे हैं, तो जिसका मतलब है क्रूड पे काफी दबाव देखने को मिलेगा और इसका सीधा असर जो उत्पादन कर रहे हैं, तेल का उत्पादन कर रहे हैं, उन कंपनियों पे नेगेटिवली पड़ेगा, बिकॉज आपके मार्जिन्स गिरेंगे, कुछ कंपनियां लॉस में जाएंगी, तो जिसका मतलब है कि यहाँ पे निवेशकों को रिटर्न्स अभी मिलने के चांस काफी कम है। शेयर के भाव काफी गिर चुके हैं, लेकिन क्योंकि क्रूड का अभी बॉटम नहीं दिख रहा है बनते हुए, तो इसका मतलब है कि ये कंपनी अंडर परफॉर्म करेंगी। रिफाइनिंग के लिए ये टाइम काफी अच्छा है। फोर्थ क्वार्टर से हम लोग उम्मीद ही कर रहे थे कि अच्छा होगा, लेकिन तीसरा क्वार्टर भी काफी अच्छा दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी इस टाइम पीरियड में ऑयल सेगमेंट में रिफाइनिंग जो है वो आउट परफॉर्म करेगा बाकी सारी कैटेगरीज को। और कौन सी रिफाइनरी आपको सबसे अच्छी लग रही है? रिलायंस का परफॉर्मेंस काफी अच्छा होना चाहिए तीसरे क्वार्टर और चौथे क्वार्टर दोनों टाइम में। यहाँ पर एक सवाल रहेगा कि क्या अभी निवेशकों के पास शेयर के भाव में वो मौका है कि वो लोग एक्चुअली आउट परफॉर्मेंस देख पाए, तो उतना आउट परफॉर्मेंस नहीं होगा, बिकॉज शेयर वो दिखा रहा है, शेयर के भाव शुरू कर रहे हैं उसको इनकॉर्पोरेट करना। लेकिन ओवरऑल सेगमेंट में अगर आप देखेंगे आउट परफॉर्मेंस तो वो रिफाइनिंग ही होगा। तो अगर शेयर में अगर डिप आता है मार्केट के साथ, तो आई थिंक निवेशकों को वो एक सेफ एरिया दिखेगा अभी। चलिए, तो ऑयल रिफाइनिंग कंपनियों के शेयरों में होंगे खरीदारी के मौके। डिस्क्लोजर दे दें आपको, जो चैनल आप इस वक्त देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वामित्व और प्रबंधन में है और इसी के ग्रुप का एक हिस्सा है। वक्त है आपसे विदा लेने का। पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज ये समय निकालकर सारे सेक्टर स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। थैंक यू। वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक
ब्रेक के बाद गौरव बिस्सा की 3 बेहतरीन पिक स्टॉक फ्यूचर्स की कहां है आज आपके लिए ट्रेडिंग के मौके हैं स्टॉक्स में और साथ ही ऑप्शंस में, बताएंगे गौरव इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं गौरव बिस्सा, साथ ही अविनाश गोरक्षकर और मानस जायसवाल, और अब हम फोकस करेंगे बेहतरीन पिक्स पर जो कि गौरव लेकर आए हैं वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए, और सबसे ऊपर इस लिस्ट में है वोल्टास। बताइए गौरव। देखिए वोल्टास में अगर आप देखेंगे तो कंसिस्टेंटली लॉन्ग पोजीशंस बनते हुए देखे गए हैं, शायद अगेंस्ट ट्रेंड वगैरह कहिए, लेकिन इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस वगैरह में देखेंगे 300 का 310 के स्ट्राइक में तो अधिक मात्रा में एक्टिविटी हुई थी, शॉर्ट कवरिंग वहां पर भी देखी गई है, तो काफी अच्छे संकेत है। 295 का स्पॉट लेवल सस्टेन कर रहा है तो मेरे हिसाब से आपको 320 के ऊपर तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। आज अगर ओपनिंग में ये 293 295 में सस्टेन अगर कर रहा है फ्यूचर्स आप खरीद सकते हैं। 310 का इसमें ट्रेडिंग लक्ष्य रखिए और 286 का इसमें स्टॉप लॉस बनेगी। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक भी आपकी लिस्ट में है, यहां पर क्या करना चाहेंगे? देखिए आईसीआईसीआई में काफी मात्रा में शॉर्ट्स बनते जा रहे हैं, लेकिन ये उसमें भी शॉर्ट्स पोजीशंस क्रिएट हो रही है। ऑप्शंस की जो आप एक्टिविटी देखेंगे तो उसमें रेंज जो है वो शिफ्ट हो रही है। अब जो सेलिंग है आउट ऑफ मनी कॉल ऑप्शंस की वो नीचे आ रहे हैं, बाइंग आउट ऑफ मनी पुट ऑप्शंस की वो भी नीचे आ रही है, तो ये दर्शा रहा है कि एक रेंज शिफ्ट हो रही है। 260 के बाद में पहली बार ये स्टॉक इतने दिनों के लिए ट्रेड करा है नीचे, और 260 के नीचे भी जहां पिछली बार शॉर्ट कवरिंग देखी गई थी उसके नीचे ट्रेड करते हुए फ्रेश शॉर्ट्स बना था। मेरे हिसाब से एक 230 235 तक के लक्ष्य आ सकते हैं, लेकिन मैं चूंकि मार्केट अभी नियर बॉटम जोन्स पे है, मतलब सपोर्ट लेवल्स के आसपास है, छोटा लक्ष्य रखिए 240 का इसमें लक्ष्य रखिए, आप फ्यूचर बेचिए और 256 का आप छोटा स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, लेकिन ऑप्शंस की रणनीति जो आपने दी है गौरव वो है अपोलो टायर्स में, बताइए यहां पर क्या ट्रेड लेना चाहेंगे? यहाँ पे मैं 140 के पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह दूंगा। अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंटली शॉर्ट पोजीशंस बनते जा रहे हैं, ईयरली लोस के नीचे है। मेरा जो मानना है, जो मेरी रीडिंग है वो ये है कि 130 से 135 तक ये स्टॉक आ सकता है। करंटली कुछ 148 147 के करीब ट्रेड कर रहे हैं, तो आप इसमें ऑप्शन बाय कर सकते हैं। एक ट्रेडिंग लक्ष्य होगा इसमें 5 रुपए का, आप इसमें 0.5 मतलब 50 पैसे का इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये है कुछ ट्रेडिंग आइडियाज जहां पर आज आप काम कर सकते हैं और फायदा होगा आपको। ये राय हमारे एक्सपर्ट गौरव की। लेकिन मानस, डाबर स्टॉक को पर नजर डालिए और बताइए चार्ट्स कैसे लग रहे हैं। फिर से ये खबरों में हैं और फिर से वही खबरें हैं नेपाल को लेकर ही, और इस बार नेपाल की अथॉरिटीज ने इनके कुछ कंटेनर्स को जब्त किया है, और शिकायत ये की थी कुछ लोगों ने कि जो वहां पर कंटेनर्स में रियल जूस पड़ा हुआ था उसको लेकर दिक्कतें थी, और कहा जा रहा था कि ये जूस एक्सपायर्ड है। फिलहाल मुश्किल में है ये कंपनी अपने ऑपरेशंस को लेकर, जो नेपाल में है। बॉर्डर भी हमने देखा है काफी दिनों से बंद है, माल इधर से उधर नहीं जा पा रहा। चार्ट्स कैसे लग रहे हैं, क्या यहाँ पर आज दबाव देखने को मिलेगा? देखिए, पिछले करीब 3-4 साल में हमने डाबर में बहुत ही बढ़िया रैली देखी थी, लेकिन अगर आप चार्ट देखेंगे तो जब अगस्त के हाइज बने हैं 316 रुपए के, उसके बाद मंथली चार्ट पे बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना था। ये जरूर है कि उसके बाद से स्टॉक गिरा नहीं है, एक रेंज में टिक गया है। हाई लेवल देखिए तो 285 रेजिस्टेंस दिखता है और लोअर लेवल देखिए तो 260 सपोर्ट दिखता है। बट अब 260 नेकलाइन है इन हेड एंड शोल्डर पैटर्न का, और अगर 260 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो उसका मतलब होता है कि कम से कम 40 से 50 रुपए का क्रैक। तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक करेक्शन के लिए तैयार है, बस केवल 260 के लेवल्स को ब्रेक करने की देरी है। मैं समझता हूं कि अगर आपको फ्रेश लॉन्ग बनाने हैं तो आपको 290 के ऊपर ही बनाने हैं, और अगर आपको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है तो 260 रुपए के नीचे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करें, या तो आप ऑलरेडी लॉन्ग है तो वहां पर अपना स्टॉप लॉस जरूर रखें। ओके, एक और स्टॉक जिस पर मैं राय लेना चाहता हूं वो है यहाँ पर पीआई इंडस्ट्रीज का। मानस, इसके चार्ट देखकर बताएं, क्योंकि शुक्रवार को जो एक्शन हुआ है वो काफी बड़ा नजर आ रहा है। प्रमोटर्स ने दमदार बिकवाली की है, कई सारे फंड्स, एसबीआई म्यूचुअल फंड, जीएमओ और भी दूसरे फंड से जिन्होंने खरीदारी की है। स्टॉक 610 रुपए की जो ब्लॉक डील हुई थी उससे थोड़ा नीचे बंद हुआ है, 6-6.5% नीचे। चार्ट पर क्या सिचुएशन है, क्या करना चाहिए? देखिए, 2013 से 150 रुपए के स्तर से रैली देखने को मिली थी, 750 तक के हाईज बने हैं मार्च 2015 में। बट अनिल जी, उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो एक रेंज दिखती है, 600 लोअर साइड, 750 अपर साइड। ये रेंज में स्टॉक रुक गया है। मैं समझता हूँ कि जब तक 750 के लेवल्स ब्रेक ना हो तब तक यहाँ लॉन्ग नहीं बनाने चाहिए। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस तरह क्योंकि क्लोजिंग फ्राइडे सेशन में दी है
वो अच्छी तो नहीं है, क्योंकि 600 के लेवल्स के नीचे क्लोजिंग गई है, वॉल्यूम्स अच्छे थे, तो ये तो इंडिकेट करता है कि शायद गिरावट अभी और बढ़ेगी। फिर भी मैं समझता हूँ कि आपके पास लॉन्ग है तो 590 का स्टिक स्टॉप लॉस रखे, उसके नीचे जाए तो बिल्कुल स्टॉक से निकल जाए। गिरावट में फिर क्या विनाश आपको लगता है खरीदारी करनी चाहिए फंडामेंटली? नहीं, मुझे लग रहा है कि इनकी जो फार्मा का डिवीजन है, स्पेशली क्रैम्प्स को लेके, इनके पास काफी अच्छी ऑर्डर बुक है। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का फंड एक्शन हो गया और जिस प्रकार के हमने अर्निंग्स ग्रोथ लास्ट लगातार 1-2 साल से देखा है, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली डिक्लाइन पे ये स्टॉक एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अपसाइड काफी अच्छी आ सकती है। ऑलराइट, चलिए तो ये रहा है पीआई इंडस्ट्रीज पर, लेकिन लेंगे इस नोट पर ब्रेक, कहीं मत जाइए। हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे रुपए की ओपनिंग कैसी होगी, ये बताएंगे कि सेंसेक्स निफ्टी जिस तरह से एसजीएस निफ्टी 70 अंक की गिरावट दिखा रहा है, इतना ही नीचे प्री ओपन में खुलता है या नहीं, और ये भी बताएंगे कि आज का जैकपॉट स्टॉक कौन सा है। आशीष हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे 9:05 पर, बताएंगे आज का धमाकेदार आइडिया।